दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम लोग तकरीबन 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर शुरू होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए। खासकर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके साथ साथ पावर सिस्टम, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक इसी चैप्टर से शुरू होता है। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोई भी आपको बेसिक्स के बारे में अच्छे से नहीं बताता है, क्योंकि बेसिक्स आप इसी चैप्टर में सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, इस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको हमने पार्ट्स वाइज डिवाइड किया है। किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है आइए हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकत्व प्रेरण के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, मैग्नेटिज्म के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे मैग्नेट के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, और उनके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म में सीखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट रहेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे। फिर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में सारी चीज़ें सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखेंगे। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ रूल्स हैं और कुछ लॉज हैं, उनको हम लोग देखेंगे। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंडक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। इसके बाद मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के बारे में देखा जाएगा, एडी करंट्स के बारे में सीखेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, ये तो ब्रॉड भी है थोड़ा सा और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में शुरुआत करते हैं। तो मैग्नेटिज्म के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, शुरुआत की जाए अगर मैग्नेट से, मैग्नेट का मतलब चुंबक होता है। डेली लाइफ में आप अपने पास अगर देखा जाए तो हम मैग्नेट से घिरे हुए हैं। जैसे लाउड स्पीकर हो गया, उसमें मैग्नेट का यूज़ है। कोई भी मशीन हो गया, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ है। कोई खिलौने हो गए, मैग्नेट का यूज़। साथ साथ क्रेन्स में, अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पस की देखें तो जो क्रेन्स होती हैं, लोहे की चीज़ों को उठाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग्स। मैग्नेट के ढेर सारे एग्जांपल अपने आसपास हम लोग देखते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेट क्या है और इसका इतिहास क्या है।
तो पहले इतिहास से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। आज से लगभग कई साल पहले ग्रीक, ये काफ़ी, उस समय इसको ग्रीस बोला जाता था। काफ़ी चीज़ें हम लोग लैटिन नेम देखते हैं तो ग्रीक लेटर, ग्रीक से, तो यहीं पे बहुत सारे इन्वेंशन जो भी होते हैं सब इन्हीं के आसपास यूरोपीय देशों में और अमेरिकन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में, पैन अमेरिका कंट्रीज़ में और यूरोपीय कंट्रीज़ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत वहीं से हुई और उससे पहले भी उनका कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि उन्होंने साइंस के प्रति अपना योगदान ज़्यादा दिया है। तो ग्रीक्स में कहानी मैग्नेट की शुरू होती है। तो ग्रीस में एक शेफर्ड था, शेफर्ड का मतलब होता है गरेड़िया। वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमेशा जंगल में ले जाता था। उसका घर पहाड़ी के आसपास था, तो हमेशा अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी के ऊपर लेके जाता था। तो उस समय जो लोग जूते पहनते थे, देखिए मैं एक छोटा सा वो एक बनाता हूँ। कुछ इस प्रकार का जूता पहनते थे लोग और हाथ में एक डंडी लिए रहते थे और डंडी में इधर एक फेरूल लगा होता था नीचे वाली जगह पे। नीचे वाली जगह पे आज भी बहुत सारे लोग, आप पुलिस के डंडा देख लीजिए, पुलिस का डंडा देख लीजिए, नीचे फेरूल लगा होता है। हम लोग अभी देखेंगे, सीखेंगे फेरूल क्या होता है। फेरूल का मतलब होता है कि सपोज ये एक डंडा है, हमने दो मार्कर्स को मिला के एक डंडा बनाया, तो एक तो होता है पकड़ने वाला, ऊपर वाला हिस्सा जो हम जिसको पकड़ के वो लोग चलते हैं, जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं पकड़ के चलते हैं, या ये पकड़ने वाला हिस्सा होता है। जो नीचे रखने वाला हिस्सा होता है, ज़मीन पे रखने वाला होता है हिस्सा, उसमें एक लोहे का फेरूल लगा होता है। लोहे का एक कवरअप लगा होता है, स्टील का होता है, लोहे का होता है, कई लोग पीतल का लगवाते हैं, तांबे का लगवाते हैं। वो शौक के ऊपर है कि किस प्रकार से वो लगवाते हैं। तो इसी को बोलते हैं, जो नीचे लगा होता है लोहे का, पीतल का या तांबा का, जो भी, उसी को बोलते हैं फेरूल। तो शेफर्ड था, उसके पास एक डंडा था। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी भेड़ चराने वाले लोग हैं उनके पास डंडा होता ही है, क्योंकि मवेशियों को इधर उधर से हाँकना पड़ता है तो डंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके डंडे में क्या था, फेरूल था। और उनके जो जूते, वो लोग जूते पहनते थे, तो जूतों का आकार कुछ ऐसा होता था कि उनके सामने ऐसे एक लोहे का एक ऐसे गोल टाइप का लगा होता था। ये इनके ऊपर कुछ गिरने से, अगर कुछ गिरता है, कोई पत्थर गिरता है, तो वो पूरे इसके जूता क्या करता है, उसके पूरे पैर को बचाता है। तो कोई भी भारी सामान इस पे गिरता है लोहे पे, तो पूरे पैर को क्या कर लेता है, ये सेव कर लेता है। तो गरेड़िया जब अपने भेड़ों को चराते हुए जंगल में ले गया, एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका जो डंडा है वो ज़मीन पे फंस गया है और वो छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने देखा नहीं कि वो क्या हो रहा है, उसने छुड़ाने का प्रयास किया, छूट गया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये यहाँ पे कुछ फंस गया था। फिर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही दोबारा जब उसके साथ रिपीट हुआ तो उसने देखा कि ये डंडा यहाँ पे फंस क्यों जा रहा है। तो उसने देखा कि ये तो प्लेन समतल है, समतल नॉर्मल सा पत्थर का वो टीला है समतल, लेकिन वो चिपक जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो डर गया कि हो सकता है कोई अदृश्य शक्ति हो जो खींच रही हो उसको, उसके डंडे को खींच रही हो। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो जूते का जो आगे वाला लोहे का पार्ट था, जो उसको सेफ गार्ड था, वो भी उससे चिपकने लगा। तो उसे एहसास हुआ कि इस पत्थर में कुछ ऐसा गुण है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरे डंडे में जो फेरूल लगा हुआ है वो उसको आकर्षित कर लेती है। वहाँ से उसने
उस पत्थर को खोज के निकाला और अपने गांव में ढेर सारा उसने पत्थर को बांटा और एज ए खिलौने की तरह उसको यूज किया। चूँकि वो उसकी प्रॉपर्टीज से अनभिज्ञ था, उसके बारे में वो उसको नहीं पता था, उसके लिए क्या था, एक खिलौना था, पत्थर का एक छोटा टुकड़ा, और वो टुकड़ा क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को, लोहे की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो वो उसके लिए खिलौना था। लेकिन वास्तव में क्या था, वो वास्तव में वो मैग्नेटाइट था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वास्तव में वो एक अर्थ मटेरियल था, जो कि 3 जो लोहे के, स्टील के जो भी इम्पॉर्टेंट अलाई होते हैं उनमें से एक था मैग्नेटाइट। तो जो वो लोहे का पत्थर था, सॉरी, वो जो पत्थर था वो क्या था, मैग्नेटाइट नाम का एक पत्थर था। अब इस पत्थर को, चूंकि उसका नाम था, जो गणेरिया था, सेफर्ड था, उसका नाम मैग्नीस था, उसका नाम देखिए, मैं यहाँ पे नाम भी उसका लिख दे रहा हूँ, मैग्नीस उसका नाम था। और जिस जगह में वो रहता था ग्रीस के, उसका नाम मैग्नीजिया था। तो या तो इसके जगह के नाम से या तो इसके नाम के नाम से, मैग्नीस नाम के व्यक्ति के नाम से या तो जगह के नाम से, दोनों में से किसी के नाम से उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। तो मैग्नेट पहले, इनको लोडस्टोन भी कहा जाता था, या तो उनको मैग्नेट्स बोला जाता था या उनको लोडस्टोन बोला जाता था। तो इसका अब देखिए, अब इतिहास में इसका कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जो पुराने समय में जो नाविक थे, नाविक मतलब सेलर, जो समुद्र में एक जगह से दूसरी, एक कंट्री टू वन कंट्री टू अदर कंट्री यात्रा करते हैं, जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, राइट। देखिए, जैसे इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने करी, अगर ये हम बना दें, ये है इंडिया और ये यूरोप है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये अरब प्रायद्वीप है जहाँ पे अरब के देश हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसके बाद सऊदी अरब है, ये सारे देश हैं। तो देखिए, यहीं यूरोप के एक देश पुर्तगाल से, पोर्चुगीज उसको बोलते हैं, तो पुर्तगाल से एक नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो समुद्र के रास्ते ऐसे आता है, ये पे, यहाँ पे देखिए मेडागास्कर है और यहीं पे मॉरिशस द्वीप है। ये समुद्र के रास्ते ऐसे आता है और भारत के एक बंदरगाह केरल तट पे ये आता है। तो ये यहाँ से कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास जो दिशाएं नोन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये देखिए भारत के वेस्ट से चला, भारत के वेस्ट से चला, पश्चिम से चला और ये ऐसे आते आते यहाँ आया। तो इनको आने के लिए, चूँकि इनके पास एक कंपास होता था, अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जॉनी डेप की मूवी देखिए, उसमें उसके पास, जो उसमें फिल्म का हीरो रहता है, उसके पास एक कंपास होता है, जो वो मन में सोचता है वही, जो चीज़ सोचता है वो चीज़ की दिशा बता देता है कि ये चीज़ तुम्हें इस दिशा में मिले। तो उस प्रकार का उनके पास कंपास होता था। एक्चुअली कंपास में होता क्या था, लोडस्टोन होता था। हमें जो नोन दिशाएं पता थी, नॉर्थ और साउथ, तो लोडस्टोन क्या करता था, उसको, अगर लोडस्टोन को, मैग्नेट को की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाता है। तो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन जब उन्हें पता चल जाती थी तो नाविक क्या करते थे, बाकी दिशाओं का भी ज्ञान कर लेते थे। तो इस तरीके से जो नाविक थे, वास्को डी गामा देखिए यहाँ से अमेरिका गया, अगर बात की जाए अमेरिका की तो ऐसे वो अमेरिका भी गया,
ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो वास्को डी गामा यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से ये अमेरिका भी गया, कैरेबियाई द्वीपों पर गया। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी जो बना है वो यहीं पे बना है। अगर आप मैप की बात करें, वर्ल्ड का मैप का बात, तो यहाँ पे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की मूवी बनती हैं। इसी को बोलते हैं कैरेबियाई द्वीप। अगर विश्व के नक्शे पे देखा जाए तो एक वर्ल्ड कप में टीम खेलती है वेस्ट इंडीज़, जहाँ का ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ये सब हैं, ड्वेन ब्रावो। तो ये द्वीप यही है, जो कैरिबियाई द्वीप है, इन्हीं को बोला जाता है वेस्ट इंडीज़। तो ये निकला भारत की यात्रा पे, लेकिन पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे पहुंच गया। तो ये अपने जगह से, देखिए ये ईस्ट, ये अपनी इनके जगह से ये किस में है, देखिए ईस्ट में है। तो इधर इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया, और भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई तो उसका भी नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये अपने यहाँ से जब इधर गए तो ये वेस्ट में पड़ता है, इसलिए उनको ये जो अमेरिकन थे, लैटिन अमेरिकन या कैरेबियाई अमेरिकन थे, इनको इन्होंने बोला क्या, वेस्ट इंडियन बोल दिया, और इसी का नाम पड़ गया कैरेबियाई द्वीपों को मिला के वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। क्योंकि वास्को डी गामा इंडिया खोज किया और कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। तो जितने भी नाविक थे एक जगह से दूसरे जगह समुद्र के सहारे, समुद्र में नाव से जाते थे व्यापार करने के लिए, वो इन लोड स्टोन को एज ए दिशा सूचक यंत्र, एक डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते थे। फिर इसका इतिहास में, लोड स्टोन का इतिहास में जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं चाइना में, चीन में। चीन के जो भी एम्परर थे, आपने देखा होगा कि चीन पहले से ही ऐसा देश रहा है जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में हमेशा, उनके जो पुराने राजा हैं उन्होंने भी हमेशा अपनी सीमाओं को पहले सुरक्षित किया है। चीन की दीवार बनी है, इतनी लंबी दीवार, तकरीबन 22,000 किलोमीटर की दीवार है, उससे भी ज़्यादा 22 to 28,000 किलोमीटर की जो चीन की दीवार है, वो दीवार उस समय बनवाया था क्योंकि उनकी सीमाएं सुरक्षित रहे, बाहर के लोग उनके ऊपर आक्रमण ना कर पाए। तो एक चीज़ और था, वो अपने किलों को सुरक्षित करने के लिए जो किले का दरवाज़ा था वो लोड स्टोन से बनवाए जाते थे, लोड स्टोन से बनवाते थे। यानी किले का जो दरवाज़ा था उस पर लोड स्टोन लगाया जाता था, ताकि कोई भी जो उनका दुश्मन के सैनिक हैं, कोई भी दुश्मन आक्रमण किया तो उसके सैनिकों के पास, जाहिर सी बात है, लोहे के औजार ही होते हैं। उस समय लोहे के औजार होते थे, क्योंकि लोहा आसानी से उनको मिल जाता था, पृथ्वी से वो लोग खोद लेते थे। लेकिन बाकी और चीज़ें धीरे धीरे उनको मिलनी शुरू हुई। बाकी चीज़ तो क्या थी, ओर के रूप में थी, अलाई के रूप में थी, तो उनमें बहुत सारा चीज़ें मिक्स करके उसका रूप परिवर्तित करना था। सॉरी। तो हुआ क्या, एक्चुअली वो उन्होंने अपने दरवाज़ों को दुश्मनों से बचाने के लिए लोड स्टोन का लगाया। तो इस तरीके से मैग्नेटाइट का और लोड स्टोन का जो इतिहास है वो इन सारी चीज़ों में मिलता है, विश्व में इन जगहों पे मिला। अभी और भी बाकी सब जगहों पे मिला है, अगर आप इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमने देखा मैग्नेट की डिफिनेशन, यहीं से हम देख लेते हैं कि देखिए, अगर मैग्नीशिया जगह पे था तो उसने क्या हुआ था, हुआ क्या था उसके साथ, उसके जो फेरूल था और उसका जो लोहा लगा था उसके जूतों में, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता था। तो मैग्नेट क्या है, चुंबक। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी, डिफिनीशन हम लोग देखेंगे इसकी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by virtue of which it attracts the small pieces of iron or steel है towards itself। टूवर्ड्स इट, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वह क्या करे, स्टील या आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ आकर्षित करे।
हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे। इसकी डिफिनेशन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखें। किसी पदार्थ की वह विशेषता जो किसी पदार्थ की वह विशेषता जिससे वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उसी विशेषता को क्या बोलते हैं? उसी पदार्थ को बोलेंगे, सॉरी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म बोलेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और जिस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होगी उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। तो देखिए मैग्नेट की डिफिनेशन यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेट इज द मटेरियल विच अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने वाला जो पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि चुंबक टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखते हैं। देखिए चुंबकों के अगर प्रकार पे देखा जाए, प्रकार की बात की जाए तो मोस्टली दो प्रकार के चुंबक होते हैं। पहले अस्थायी चुंबक और दूसरे अस्थायी चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। पहले इसको लिख लेते हैं। टेम्पोररी, देखिए पहला है परमानेंट नेचुरल और परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल का मतलब देखिए इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक या अस्थायी चुंबक। प्राकृतिक या अस्थायी चुंबक। और दूसरा हम लोग लिख सकते, दूसरे कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल या टेम्पोररी या इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे हम कह सकते हैं कि देखिए इसे कहते हैं अस्थायी चुंबक। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए नेचुरल का मतलब, नेचुरल में वो आ जाएंगे, वो सारे चुंबक आ जाते हैं जो नेचर में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में नेचुरली पहले से एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले से ही मौजूद हैं, हमारे प्रकृति में, हमारे सराउंडिंग में पहले से ही मौजूद हैं। इस प्रकार के चुंबकों को नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है। इनके अंदर जो चुंबकत्व की शक्ति होती है डिपेंड करती है, कभी काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। वो जगह के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज है। कभी कभी क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, कभी कभी होता है कि वो कम मैग्नेटाइज होता है। दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। तो देखिए परमानेंट मैग्नेट आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियली भी क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। हम लोग तरीके देखेंगे किन किन तरीकों से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियली भी परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं अगर देखा जाए, दूसरे तरीके से बात किया जाए। लेकिन ये चुंबक अस्थायी होते हैं। अस्थायी चुंबक का मतलब इनके अंदर जो चुंबक की जो शक्ति होती है, अट्रैक्ट करने की जो शक्ति होती है, वो क्या होती है? अस्थायी होती है। जैसे जैसे ये यूज किए जाते हैं वैसे वैसे उनमें चुंबकत्व की शक्ति क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। अब बात की जाए टेम्पोररी की, तो टेम्पोररी का मतलब
हमें जब ज़रूरत है तो हमने उसको मैग्नेटाइज कर लिया, जब ज़रूरत नहीं है तो उसको डीमैग्नेटाइज कर लिया। तो इस प्रकार के चुंबकों को हम बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। और टेम्पोररी मैग्नेट्स का एक सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में स्ट्रांगली यूज होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इसका यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में, डीसी मशीन में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर आपने किसी कॉइल, किसी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील को या लोहे को या किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस सेक्शन को आपने कॉइल किया है और इसमें आपने करंट फ्लो कराया, डीसी करंट फ्लो कराया, तो कुछ देर बाद क्या होगा, जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक ये क्या हो जाएगा, तब तक मैग्नेटाइज रहेगा ये। जब ही करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, यानी आपने सप्लाई हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि ये पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। हिस्टैरिसीस वाले टॉपिक में हम लोग इसको जानेंगे कि ये पूरी तरीके से मैग्नेटाइज कब होता है और डीमैग्नेटाइज कब होता है। तो ये दो प्रकार के मैग्नेट्स होते हैं। अब आइए बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर लें मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में इसे बोलेंगे कि चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। तो देखिए चुंबकत्व का अणु सिद्धांत क्या है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि सभी में इलेक्ट्रिकल, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये क्या है, चार्ज है। तो हर एटम में, ये जो भी पृथ्वी है किन चीज़ों से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हैं। एटम्स किससे मिलकर बने हैं, इन्हीं से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि, इन सारी चीज़ों से मिलके एटम्स बने हैं। तो पूरी पृथ्वी पे जो भी मैटर है सब क्या मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो सारी चीज़ें जब एटम से मिलके बनी है तो सब चीज़ें क्या हुई, इलेक्ट्रिकल इन नेचर हुई। इसी तरह इस पृथ्वी पे विद्यमान लगभग सारी चीज़ें क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर है। दे आर आल्सो मैग्नेटिक इन नेचर। कैसे? देखिए, अगर किसी एक छोटे से मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक मटेरियल का स्टडी करें, मॉलिक्यूलर स्टडी करें, तो इसमें पहले से ही क्या होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स विद्यमान होते हैं। चलिए इतना बनाते हैं। अगर देखिए किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका अगर एनालिसिस करें तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, मैग्नेट के कण होते हैं।
तो मैग्नेट के जब छोटे छोटे कण होंगे तो जाहिर सी बात है उनमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ साउथ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इसको लिख लूँ। देखिए छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, इनको डोमेन्स बोला जाता है। तो इन छोटे छोटे डोमेन्स में काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैग्नेट के कण होते हैं। अब ये मैग्नेट के कण इस पूरे मटेरियल में जिग-जैग कंडीशन में होते हैं। जिग-जैग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इनका जो पूरा जोर है, पूरा बल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। इनका पूरा बल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, सारी दिशाओं में क्या होता है, व्यापक रूप से व्याप्त होता है। और व्याप्त होने के कारण क्या होता है, वो पूरा का पूरा मटेरियल अगर मैग्नेटिकली देखा जाए तो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराई जाए, जब इसको मैग्नेटिक बल, मैग्नेटिक फोर्स अगर प्रोवाइड कराया जाए, तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे डोमेन्स हैं ये क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए ये जब इनके ऊपर चुंबकीय बल लगता है तो ये क्या होते हैं, सारे एक दिशा में अलाइंड हो जाते हैं। तो एक दिशा में अलाइंड होने से क्या होता है, एक तरफ बल लगता है ना, एक तरफ बल लगता है एक सिंगल पोल का, दूसरी तरफ एक सिंगल पोल का। तो इस तरीके से अगर पूरे बड़े रूप में देखा जाए तो क्या होगा, ये मटेरियल एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल बन गया है, जिसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन इस साइड है और इधर साउथ पोल है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि जितने भी मटेरियल हैं वो क्या हैं, मैग्नेटिक इन नेचर हैं। बस जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके अंदर डोमेन्स क्या होते हैं, जिग-जैग कंडीशन में होते हैं। इस तरीके से उनका जो बल है वो चारों दिशाओं में बटा हुआ था, बराबर बराबर बटा हुआ होता है। लेकिन जब उनको हम एक बाय एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो क्या होते हैं, सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। और अलाइंड होने का मतलब क्या होता है कि एक साइड नॉर्थ पोल बनता है और एक साइड साउथ पोल बनता है। तो सारे नॉर्थ पोल का एक साइड फोर्स होता है और सारे साउथ पोल्स का एक साइड पोल होता है। इस तरीके से पूरा मटेरियल एज ए होल एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला मैग्नेट बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। चलिए ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही साथ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, ताकि जिनके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं उनके पास आसानी से पहुंच सके। बाकी शुभ संध्या, धन्यवाद, जय हिंद।